मैंने डिस्कस करा था कि हेलो एवरीवन, किस पहले तरह वीडियो से में मैंने डिस्कस करा था। यूरोपियंस जो है वो कारण क्या था जिसके लिए यूरोपियंस को समुद्री मार्ग ढूंढने की ज़रूरत आन पड़ी कि हाँ हमको एक समुद्री मार्ग की ज़रूरत है। तो क्योंकि रेड सी ट्रेड रूट जो है वो किसके कंट्रोल में था? अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट के कंट्रोल में था। इसके लिए यूरोपियंस जो है वो समुद्री मार्ग ढूंढने की तलाश में थे। तो इसी दरमियान 15 सेंचुरी यूरोप जो है वो बहुत सारे उसको एक्सप्लोरेशन की मतलब सनक लगी, एक तरह की सनक, एक नशा चढ़ गया एक्सप्लोर करना है। और यूरोप में एडवांसेस भी किए थे शिप बिल्डिंग और नेविगेशन के अंदर में, और एक ईगरनेस थी पूरी यूरोप में एडवेंचरस समुद्री यात्राओं को करने के लिए, ताकि वो अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट के अननोन कॉर्नर्स को पे पहुंच सके। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत सारे रीजन का यूरोप में, वो भी ग्रो कर रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, यूरोप के प्रोग्रेस हो रहा था रैपिडली। लैंड के एक्सपांशन के, ज़मीनों के एक्सपांशन की वजह से, कल्टीवेशन के अंदर में जो भी ज़मीन है, और इम्प्रूव्ड प्लाव के इंट्रोडक्शन की वजह से, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट जैसे क्रॉप रोटेशन करना, इंक्रीज मीट की सप्लाई हो जाने की वजह से, जो मांस की सप्लाई बढ़ने की वजह से, स्पाइसेस का इस्तेमाल जो है कुकिंग के लिए, ताकि वो मीट को भी प्रिजर्व किया जा सके, मांस को प्रिजर्व करने के लिए भी स्पाइसेस का जो ज़रूरत है, डिमांड है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, और इसके साथ में डिमांड जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स का भी, वो भी बढ़ने लगा। वेनिस और जिनोवा वो अर्लियर ही वो ओरिएंटल गुड्स से उनको प्रॉस्पेरिटी हो गई थी, मतलब वो पैसे वाले लोग बन गए थे ओरिएंटल गुड्स से में ट्रेडिंग करके। तो ये माइटी ऑटोमन एम्पायर के सामने तो वो बहुत छोटे थे, इसीलिए वो खुद का भी एक्सप्लोरेशन लेने के लिए उनके पास भी वो रेडी नहीं थे। इसीलिए नॉर्थ यूरोपियंस जो है वो पोर्टुगल को मदद करने के लिए रेडी थे, स्पेन को और पोर्टुगल को पैसे और मैन फोर्स से, वर्क फोर्स से। और इवन जिनोइस जो है वो रेडी था कि वो शिप दे दे, टेक्निकल नॉलेज दे दे। तो ये नोट करा जाना पड़ेगा कि पोर्टुगल अपने आप को क्रिश्चियनडम के रेजिस्टेंस टू द इस्लाम के प्रति, क्रिश्चियनिटी का जो रेजिस्टेंस हो रहा है, जो चला रहे हैं हम लोग, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलाना है, इस्लाम को रेजिस्ट करना है, इस चीज़ के लिए वो लीडर अपने आप को समझने लगा पोर्टुगल। तो इसने उसको एक्सप्लोरेशन का स्पिरिट भी जगाया। हिस्टोरियंस ऑब्जर्व करते हैं कि एक सी रूट निकालने का, भारत में आने का, जो समुद्र मार्ग निकालने का ऑब्सेशन प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल का था, जिनको नेविगेटर नाम दिया गया। और उन्होंने क्या, उनको रास्ता निकालना था ताकि मुस्लिम डोमिनेशन को, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जो मुस्लिम डोमिनेशन है उसको सरकमवेंट किया जा सके, और जितने भी रूट्स हैं जो कि इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करते हैं वो सारे निकाल सके। पोप निकोलस V ने प्रिंस हेनरी को बुल दिया था 1454 में, उसको अधिकार देते हुए कि आप नेविगेट कर सकते हो ओरिएंट के डिस्टेंट सोर्स में, ओरिएंट के डिस्टेंट सोर्स में आप क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो स्पेसिफिकली इंडिया तक। और एक अटेम्प्ट, आप एक कोशिश करो कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस को आप क्या कर सको, फाइट कर सको, और क्रिश्चियन फेथ फैलाना, आपको क्रिश्चियनिटी फैलाना है। हाउएवर प्रिंस हेनरी मर गया था अपना ड्रीम पूरा करने से पहले ही। 1497 का इवेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास जिसमें हुआ था, जिसमें एक अटलांटिक में इमेजिनरी लाइन खींची गई थी, जो केप वर्दे आइलैंड के 1300 माइल दूर एक अटलांटिक में इमेजिनरी लाइन खींचकर ये कहा गया था कि ईस्ट का सारा कुछ किसको जाएगा, पोर्टुगल के हाथ में है। पोर्टुगल एक्सप्लोरेशन करेगा ईस्ट के सारे पार्ट को, और वेस्ट के सारे पार्ट को स्पेन एक्सप्लोर करेगा। So in 1497 under the Treaty of Tordesillas, 1494 the ruler of Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line in an Atlantic some 1300 miles west of the Cape Verde Island. Under the treaty, Portugal could claim and occupy everything to the east of the line, which while Spain could claim everything to the west. The situation was thus prepared for the Portuguese incursions into the western around India. पोर्टुगल इंकर्शन इनटू द वाटर्स अराउंड इंडिया। तो इसीलिए क्या है, पोर्टुगीज़ को सारा कुछ ईस्ट का मिला, तो इसलिए ऐसा सिचुएशन बन गया कि पोर्टुगीज़ जो है इंडिया में आने का वो बन गया, सिचुएशन बन गया सिक्योरिटी की वजह से। इट वाज इन 1487 दैट द पोर्टुगीज नेविगेटर बार्थोलोमियो डियाज, नाम याद रखना, बार्थोलोमियो डियाज पोर्टुगीज नेविगेटर था। 1487 में उसने क्या किया था,
केप ऑफ गुड होप में चक्कर लगाया था 1487 में। फिर उसके बाद 10 साल बाद ही वास्को द गामा जो पोर्टुगीज़ था वो आ गया था 1498 में भारत में, कलिकट में। ज़मोरिन ने अच्छा उसका स्वागत दिया था। सो ही वॉज कन्विंस्ड दैट द लॉन्ग शॉट आफ्टर सी रूट टू इंडिया हैड बीन फाउंड, but it was only 10 years later that an expedition of Portuguese ship set out for India in 1497 and arrived in India in slightly less than 11 months in May 1498। 1498 का मई महीने में पहुँचे ये लोग वास्को द गामा। वास्को द गामा 3 शिप लेके वास्को द गामा के अंडर में एक गुजराती पायलट नाम था अब्दुल मजीद, कलकत्ता में मई 1498 में पहुँचा। और हिंदू रूलर कलिकट का जमोरिन जो था, सामुथिरी भी नाम है उसका, उसने उसका स्वागत किया ये देख के कि ये यूरोपियन है, यूरोपियन लोगों से हमारा कमाई आता है, हम लोग माल भेजते हैं अपने स्पाइसेस, कैलिकोस, जेम्स वगैरह और सिल्क वगैरह बेच के पैसे कमाते। तो यूरोपियन आया तो उसको स्वागत करना पड़ेगा ना हम लोगों का। तो ये हमेशा से ये अतिथि देवो भव और इस तरह के वसुदेव कुटुम्बकम इस तरह के हम लोग आइडियोलॉजी में बिलीव रखते ही हैं। तो हिंदू जो रूलर थे कलिकट के, उन्होंने स्वागत किया, लेकिन वो नहीं जानते थे यूरोपियन का इंटेंशन क्या है कि नहीं। तो किंगडम का वो तो एंट्री पोर्ट के तौर पे ही था, इसलिए उसने किया, अच्छी तरीके से रिसेप्शन दिया। ही अकॉर्डेड अ फ्रेंडली रिसेप्शन टू वास्को द गामा। द अरब ट्रेडर हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द मलाबार कोस्ट वेर अप्रेहेंसिव। जो अरब ट्रेडर जो मेडिटेरेनियन, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में रेड सी रूट को कब्जा करके रखा था, उन लोगों का बिज़नेस क्या हो गया, एप्रीहेंसिव हो गया ना। वो लोग भय खा गया, वो लोग डर गए कि हमारा बिज़नेस तो ये लोग खा जाएंगे। तो इसीलिए पोर्टुगीज़ को होल्ड बनाने के लिए रजिस्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक बात और है कि सेंचुरीज से, मैंने कई 100 सालों से जो ट्रेडिंग सिस्टम है भारत के समुद्र में, इंडियन ओशन में, वो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑलरेडी थे पहले ही, यूरोपियंस का आने से पहले। इंडियन अरब्स थे, इंडियंस थे, अरब्स थे, अफ्रीकन्स थे ईस्ट कोस्ट के, चाइनीज़ थे, जापानीज थे, बहुत लोग तो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट थे। लेकिन वो लोगों ने कभी भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। वो लोग टेसिट रूल ऑफ कंडक्ट के तौर पर ही चले, एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन पोर्टुगीज़ ने इस चीज़ को चेंज कर दिया। वो आए, वो मोनोपोली करने लगे ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड को, और कंपटीटर को एक्सक्लूड करने की कोशिश करने लगे। कंपटीटर को पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे, वो चीज़ सोच के आए थे। फॉर सेंचुरीज द ट्रेडिंग सिस्टम इन द इंडियन ओशन had numerous participants, Indians, Arabs, Africans from East Coast, Chinese, Japanese among others, but these participants had acted according to some tacit rule of conduct. Tacit rule of conduct, not implicit, not explicit, implicit rule of conduct. Tacit rule of conduct, and now had sought overwhelming dominance, though all were in it for profit. The Portuguese changed that. They wanted to monopolize the hugely profitable eastern trade, excluding competitors, especially the Arabs. वास्को द गामा जो है वो भारत में रहा था, 3 महीने भारत में रहा था। वो पोर्टुगल गया था, उसने बड़ा रिच कार्गो को लेकर गया था और बेचा भयंकर प्रॉफिट में, यूरोपियन मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट में। जो इम्पोर्टेंस है डायरेक्ट एक्सेस का, पेपर ट्रेड का, वो क्लियर हो गया। पेपर ट्रेड जो है भारत के साथ करने का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है, भारत बहुत ज़रूरी क्लियर हो गया। क्योंकि अगर यूरोपियंस दूसरे जगह से ख़रीदते हैं तो उसको वही चीज़ का दाम यूरोपियन मिडिलमैन के थ्रू होते हुए उसको 10 गुना देना पड़ता रहा, सेम अमाउंट को, सेम चीज़ का दाम। तो इसीलिए सरप्राइज़ की बात है ही नहीं कि दूसरे प्रॉफिट सीकिंग जितने भी मर्चेंट्स थे यूरोपियन नेशंस के, वो भी भारत में आना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे डायरेक्टली। तो इसी हिसाब से वॉयज एक करा पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने, उसने स्पाइसेस का ट्रेड किया के लिए उसे नेगोशिएट किया और एक फैक्ट्री डाल दी कलिकट में। वो 1500 में आया था और उसने एक कॉन्फ्लिक्ट भी हो गई, तो उसकी पोर्टुगीज़ फैक्ट्री पर लोकल रेसिडेंट्स अटैक कर दिया था। तो कई सेवरल पोर्टुगीज़ की डेथ हो गई। तो उसके रिवेंज में, रिटेलिएशन में क्या किया उन्होंने, कैब्रल ने अरब मर्चेंट शिप्स को सीज कर दिया था और हंड्रेड्स ऑफ क्रू मेंबर्स को मार दिया। इसके अलावा भी शिप को जलाया, कलिकट को बम्बार्डेड कर दिया, बम गिराया वहाँ पर। कैब्रल जो है वो एडवांटेजेस लेकिन ट्रीटी करके गया था लोकल रूलर्स और कोचिन एंड कैनानोर के साथ में, जो ये 2 जगहों के रूलर्स थे उनके साथ में अपने फेवर वाला ट्रीटी करके गया था कैब्रल। वास्को द गामा वंस अगेन भारत में आया 1501 में, 1498 में आया था, 3 महीने रहा, भाग गया। फिर 1500 में आया, कैब्रल आया, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल,
वो कार्गो वो अपना क्या क्या फैक्ट्री वैक्ट्री डाला था, उसके बाद में उसका फैक्ट्री पे कोई अटैक किया था लोकल रेसिडेंट, रिटेलिएशन अरब मर्चेंट का शिप भी लेके क्रू मेंबर को मरवा दिया 100 और उड़ा भी दिया, जला भी दिया शिप को, और कलिकट को भी बम्बार्डमेंट कर दिया। ये बात हुई। और फिर से आया वास्को द गामा, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वास्को द गामा फैक्ट्री डाला कैनानौर में, ट्रेडिंग फैक्ट्री डाल दिया। अब ट्रीटी जो करके गया था पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, उसका फ़ायदा इसको मिला। ये वापस जब 1501 में आया तो फैक्ट्री डाल दिया किसमें, कैनानौर में। ग्रेजुअली कलिकट, कैनानौर और कोचिन ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया पोर्टुगीज़ का। पोर्टुगीज़ का जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कौन कौन सा बन गया, कोचिन, कैनानौर और कलिकट। तो ग्रेजुअली जो प्रीटेक्स्ट है प्रोटेक्ट करने के लिए इन फैक्ट्रीज़ को, ये लोग पोर्टुगीज़ ने परमिशन भी ले लिया अपना सेंटर्स को फोर्टिफाई करने का। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है 1505 में 1505 में वो गवर्नर बना था, पहला गवर्नर बना था 3 साल की कार्यकाल के लिए, 3 साल के टर्म के लिए, और उसको फोर्सेस वगैरह भी दे के भेजा था पोर्टुगीज किंग। सो द किंग ऑफ पोर्टुगल appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interests. फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो नया अपॉइंटेड गवर्नर था, उसको बोला था कि पोर्टुगीज़ का पोजीशन भारत में कंसोलिडेट करो, मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करो, एडेन, ऑर्मुज और मलक्का को सीज करो। एडेन, ऑर्मुज और मलक्का जो है वो चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स मतलब वो कि नैरो ट्रैक होता है समुद्री मार्ग में से, मतलब 2 लैंड मासेस के बीच में छोटा सा एक पतला सा समुद्री मार्ग होता है, 2 बड़े बड़े लैंड मासेस के बीच में, तो उसको बोलते हैं चोक पॉइंट्स या स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऑर्मुज, एडेन, ये तीनों जो जगह है जहाँ से निकलते हैं समुद्र में आने का जो जगह है 2 लैंड मासेस के बीच में, उसको ब्लॉक कर दो, सीज कर दो, ताकि कोई आ ही नहीं पाए इधर इंडियन ओशन में, है ना। तो इस तरह से मुस्लिम ट्रेड ख़त्म करो, डिस्ट्रॉय करो मुस्लिम ट्रेड। और क्या करो, अंजादीवा, कोचिन, कैनानौर, किलवा, ये 1 2 3 4 जगहों पर, अंजादीवा, कैनानौर, कोचिन, कैनानौर, किलवा, ये 4 जगहों को फोर्ट्रेसेस बनाओ, यानी अब बिल्ड फोर्टिफिकेशन करो, फैक्ट्री पक्का मकान बना लो। व्हाट अल्मीडा हार्बर अनकाउंटर्ड along with the opposition of the Zamorin was a threat from the Mamluk Sultan of Egypt, encouraged by the merchants of Venice, whose lucrative commerce was now at risk due to the Portuguese interference. Egyptians raised a fleet in the Red Sea to stop the advances of the Portuguese. In 1507, the Portuguese squadron was defeated in a naval battle of Diu by the combined Egyptian and Gujarat navies. तो देखो, जब एक कोई इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, पोर्टुगीज़ प्रोग्रेस कर रहा था, ऑब्वियसली बात है, अंजादीवा, कोचिन, कैनानौर, किलवा, ये सब जगह में फोर्ट्रेसेस बना रहा है। एडेन और मलक्का, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल चोक पॉइंट्स को वो क्या कर रहा है, सीज करके मुस्लिम ट्रेड, अरेबियन ट्रेड ख़त्म कर रहा है। कलिकट का भी ट्रेड ख़त्म हो रहा है, मतलब स्टेक में है ना सारे चीज़। जेनोइस का भी स्टेक में जो ये स्टेक जो था, जो शेयर होल्डिंग था, वो भी रिस्क में था। तो सभी लोगों ने मिलकर साजिश रची और पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट में जो कंबाइंड आर्मी इकट्ठा करी, इजिप्शियन आर्मी, इजिप्ट की आर्मी और ममलूक सुल्तान ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात की आर्मी ने मिलकर अटैक किया और 1507 में पोर्टुगीज़ को हरा दिया। और पोर्टुगीज़ का जो गवर्नर था अल्मीडा के सन को मार दिया। अल्मीडा के सन को जब मारा तो उसके रिवेंज में 1 साल बाद में आया अल्मीडा और दोनों कंबाइंड आर्मी को क्रश कर दिया। इन 1507 द पोर्टुगीज स्क्वाड्रन वाज डिफीटेड। पहले 1507 में डिफीट हुआ नेवल बैटल ऑफ द्यू में। कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज एंड अल्मीडा सोन वाज किल्ड। अल्मीडा सोन जो है वो मारा गया। नेक्स्ट अल्मीडा अवेंज्ड हिज डिफीट बाय टोटली क्रशिंग द 2 नेवीज। Almeida's vision was to make the Portuguese the master of the Indian Ocean. His policy was known as Blue Water Policy. अल्मीडा का विज़न क्या था कि जो पोर्टुगीज़ है उसको मास्टर ऑफ द क्या बनाना, मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन का मास्टर बनाना। इसी चीज़ को ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्टेज सिस्टम के ज़रिए से कि कोई भी इंसान अपना कार्गो निकालेगा तो रेवेन्यू देना पड़ेगा पोर्टुगल को। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी ये निकाला था। तो जहाँ तक हम लोग कुछ बात कर रहे हैं करा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें वीडियोस को। अगर आपके तरफ से कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं मिलेगा तो आगे कैसे मोटिवेट होंगे। क्रिएटर को तो मोटिवेट करने की जिम्मेदारी आपको, अगर आपको कुछ इससे लाभ हुआ है इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच। दिस इज लकी साइनिंग ऑफ।
कुछ